में लेक्चर सीरीज 11 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बाद टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे स्टील क्या होते हैं, कास्ट आयरन क्या होते हैं, स्टील की फैमिली क्या होती है, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टील के बारे में डिस्कस किया था। अब उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे माय डियर हाई स्पीड स्टील के बारे में, समझेंगे कि हाई स्पीड स्टील क्या होती है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 18-4-1 इज क्या होता है, 18-4-1 क्या होता है। तो आपका जो ऑप्शन दे देगा इस तरीके से दे देगा, ऑप्शन बी आपका दे देगा CRWB, ऑप्शन सी आपका दे देगा WWB एंड CR, और ऑप्शन दे देगा BCR एंड W। अब आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि सर W क्या है, CR क्या है और B क्या है। तो W आपका क्या है, टंगस्टन, जिसका एटॉमिक नंबर 74 है, तो यह इसका सिंबल होता है। CR आपका क्रोमियम होता है, B आपका वेनेडियम होता है। आपसे यह पूछ ले स्टील इज क्या होता है, इस स्टील के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि 18% इसके अंदर टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है और 1% आपका वेनेडियम होता है। ये सारे परसेंट में होते हैं। इस टाइप के स्टील को माय डियर हम लोग हाई स्पीड स्टील यानी कि HSS के नाम से जानते हैं। तो ये जानना हमारे लिए जरूरी था कि कैसा क्वेश्चन आपका। अब इसी स्टील के बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, हाई स्पीड स्टील। इसमें देखो 18-4-1 में 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम होता है। अब इनको मिलाने पर क्या हमारे पास उसमें जो है इफेक्ट आते हैं। तो टंगस्टन जहां पर भी मिलाते हैं सबसे हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस और हाईली इरोजन रेजिस्टेंस हमारा टंगस्टन मटेरियल। इसीलिए जो हम लोग टरबाइन की ब्लेड बनाते हैं, टरबाइन जो ब्लेड हमारी बनती हैं, अब आपको बता दें कि इस तरीके से, ऐसा देखिए, जो टरबाइन की ब्लेड हम लोग बनाते हैं, तो ये इस तरीके से टरबाइन की ब्लेड आपकी होती है। अब मान लो जैसे ये आपका हो गया, ये सेट हो गई। अब ये टरबाइन की ब्लेड हो गई, ये टरबाइन की ब्लेड हो गई, ऐसा आप सिंपल सा समझो। तो अब देखो, आप ये जानते होंगे कि टरबाइन आपकी क्या बनती है, एक LP टरबाइन होती है, HP टरबाइन होती है, IP टरबाइन, है ना, लो प्रेशर, हाई प्रेशर और इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन होती है। इसमें जैसे मान लो कि नंबर ऑफ ब्लेडों की संख्या अगर इसमें 13 है, तो अब समझो जो नंबर ऑफ ब्लेडों की संख्या 13 है, जब आप इस तरीके से इसको आप आगे बढ़ा के देखोगे, एक ब्लेड ये पूरी हो गई, एक ब्लेड आगे बनेगी, एक ब्लेड आगे बनेगी, एक ब्लेड आगे बनेगी। एक एक ब्लेड की कीमत लगभग करोड़ों रुपए में होती है ना। इसका मतलब यह होता है कि ये जो ब्लेड आपकी बनाई जा रही है, यह किसकी बनाई जाती है, टंगस्टन की। ये टंगस्टन बहुत ही हाईली कोरोसिव एंड इरोसिव मटेरियल होता है और बहुत इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो कुछ स्पेसिफिक जगहों पर हम लोग प्योर टंगस्टन मटेरियल का यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग टंगस्टन को एज ए एलॉय यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, हाई स्पीड स्टील में हम लोग क्या करते हैं, 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम का। इसमें अगर हम लोग कोबाल्ट को भी अगर यूज करें, तो आपको मैंने बताया है कि कोबाल्ट एक बाइंडर की तरह भी यूज होता है, एज ए बाइंडर यूज होता है। लेकिन जहां पर हम कोबाल्ट को मिलाते हैं, तो वहां पर उस वर्कपीस की हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। लगभग 12% अगर हम लोग इसमें कोबाल्ट मिलाते हैं, तो हमारा हाई स्पीड स्टील में क्या होता है, हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। हार्डनेस आपको पता था, वियर रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा टूल में, जब कोई टूल स्टील आपका होता है, तो टूल स्टील आपका हाई स्पीड स्टील का अगर बनाया जाए, तो उसमें अगर आपके वियर दिखेंगे, क्रेटर वियर,
एंड क्रेटर वियर एंड फ्लैंक वियर। तो ये जो दो टाइप के वियर आपको दिखाई देंगे, इस तरीके का आपका टूल होगा, इस तरीके का। अब इस टूल के इस सरफेस पे यहाँ पे जो वियर ऐसे घिसने लगे, यहाँ पे जो वियर ऐसे घिसने लगे, तो यहाँ के जो वियर होते हैं ये क्रेटर वियर और यहाँ के वियर फ्लैंक, ये चिप्स अपने साथ मटेरियल को रिमूव करके ले जाती हैं। तो इस तरीके के वियर को हम लोग क्रेटर वियर और फ्लैंक वियर बोलते हैं। तो अगर इसमें वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज नहीं है तो चिप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को अपने साथ रिमूव करेगी, धीरे धीरे टूल पतला होते होते वीक हो जाएगा और एक दिन फेल कर जाएगा। तो टूल की वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोबाल्ट को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस हो गया। वेनेडियम इन हाई स्पीड स्टील 0.7% कार्बन प्लस मोर देन 1% एक्सीलेंट एब्रेसिव रेजिस्टेंस। ये सारे उनके कंटेंट होते हैं जो आपको याद करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है। जैसे अगर आपका पूछ ले कि मोलिब्डेनम इन हाई स्पीड स्टील कितना होगा, तो लगभग जैसे हम लोग क्या करते हैं 6% तक मोलिब्डेनम मिला देंगे, तो उस समय हम लोग टंगस्टन क्या करेंगे 6% मिलाएंगे, 4.1% क्रोमियम मिलाएंगे, 2% वेलेडियम मिलाएंगे। तो इस तरीके के जब हम लोग कॉम्बिनेशन को यूज कर लेंगे तो वो हमारा क्या होता है, कटिंग टूल में बहुत ही एक्सीलेंट टफनेस प्रॉपर्टीज को देता है। ऐसे स्टील को हम लोग टूल स्टील के रूप में यूज करते हैं। तो आपका ये सब कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है कि मोलिब्डेनम और टंगस्टन साथ में आपका वेनेडियम का आपका कॉम्बिनेशन और परसेंटेज चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलॉइंग एलिमेंट एंड इफेक्ट ऑन हाई स्पीड स्टील। अगर हाई स्पीड स्टील में हम लोग क्रोमियम मिलाते हैं तो हमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो कोबाल्ट की बात कर रहे हैं तो कोबाल्ट आपका हॉट हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। वियर रेजिस्टेंस मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये आपका टूल हो जाए, इधर से घिसना शुरू हो जाए, तो इसकी घिसावट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोबाल्ट। साथ में हॉट हार्डनेस क्या है, अब हॉट हार्डनेस ये है कि मान लो ये लगातार मशीनिंग हो रही है, मान लो इस तरीके से आप ऐसा देखो कि ये आपके पास वर्क पीस, आप इस तरीके से देखो ये वर्क पीस है, ये टूल हो गया। अब ये लगातार ये चिप आपकी बाहर जा रही है, ये आपका टूल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, टूल और वर्कपीस के कांटेक्ट के कारण यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई जनरेट होगा और वो टेम्परेचर वर्कपीस में भी डिवाइड होगा, मशीनिंग सरफेस में भी और टूल के साथ चिप में भी डिवाइड होगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो ये टूल का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इस टूल का क्या होगा, स्ट्रेंथ वीक होने लगेगी। ये एक चीज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टूल की टेम्परेचर इंक्रीज होने पर स्ट्रेंथ वीक होने लगेगी और एक लगभग मेल्टिंग टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर की बात, वहां तक इंक्रीज होने पर अगर उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वीक हो जाए तो मतलब हम कह सकते हैं कि वह मटेरियल हमारे लिए फेल कर जाएगा, टूट जाएगा, बेंड कर जाएगा। अब हम चाह रहे हैं कि अगर इस टूल की टेम्परेचर बढ़ता जाए लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है पहले से ही वही बनी रहे, तो उसके लिए उसमें हम लोग कोबाल्ट मटेरियल को मिला देते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ यह जो अपनी स्ट्रेंथ को लॉस कर रहा था, कोबाल्ट मिलाने पर इसे तुरंत क्या करेगा, रीगेन कर लेगा। तो अपने स्ट्रेंथ को हाई टेम्परेचर पर रीगेन करने की प्रॉपर्टीज को हॉट हार्डनेस कहते हैं। उस टेम्परेचर पर अगर हमारा वर्कपीस वर्क कर रहा है, फेल नहीं हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ वही बनी हुई है, तो ऐसी स्ट्रेंथ हमारी कहलाएगी हॉट हार्डनेस। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मोलिब्डेनम। अगर मोलिब्डेनम मिलाते हैं तो सिंपल सी हमारी हार्डनेस बढ़ती है और टंगस्टन भी मिलाने पर, देखो टंगस्टन भी मिलाने पर हॉट हार्डनेस हमारी इंक्रीज होती है। वही हॉट हार्डनेस जो यहाँ पे हमने आपको समझाया। वेनेडियम मिलाने पर एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है। एब्रेशन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे एक सरफेस को दूसरी सरफेस पे आप एब्रेसिव एक्शन कराइए तो इसका मॉलिक्यूल इसको अपने साथ इसके बाहर करेगा और इसका इसको, तो ये दोनों के बीच में एब्रेसिव एक्शन होगा। तो अगर हम क्या करेंगे, उसमें वेनेडियम मिला देंगे तो उसमें एब्रेसिव एक्शन कितना भी होगा लेकिन वह मटेरियल घिसेगा नहीं।
तो एब्रेसिव रेजिस्टेंस के लिए हम लोग वेनेडियम का यूज करते हैं और क्रोमियम हमारा रेडिएसिंग स्केल के लिए यूज किया जाए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले नेक्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, मतलब इसके पीछे वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कास्ट आयरन के टाइप के बारे में कि कास्ट आयरन हमारे कौन कौन से टाइप के होते हैं और उन कास्ट आयरन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कास्ट आयरन की फैमिली के बारे में। तो उसी पे हम लोग क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस कराएंगे और उनके स्ट्रक्चर भी आपको दिखाएंगे कि उस कास्ट आयरन में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे उसका आपको जैसे देखिए एक स्ट्रक्चर अगर हम ऐसा दिखाएं, अब इस स्ट्रक्चर को देख के आप कैसे पता करेंगे कि सर ये ग्रे कास्ट आयरन है। इसके बाद आप देखो इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको डक्टाइल कास्ट आयरन या नोडुलर कास्ट आयरन दिखाई देगा। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर के देखोगे व्हाइट कास्ट आयरन दिखाई देगा। तो हमने आपको जो कास्ट आयरन की फैमिली के बारे में दिखाया, अब उनके हम लोग स्ट्रक्चरल बेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे देंगे तो आपका वही चीज़ रिपीट भी हो जाएगा और साथ में और स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो आगे देखिएगा, अब हम लोग इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि इसको हम लोग पहले से कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रे कास्ट आयरन के बारे में पहले शुरू करते हैं। फैमिली ऑफ कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन। मैंने पहले ही आपको बताया है कि लोअरिंग द सिलिकॉन कंटेंट और इंक्रीजिंग द कूलिंग रेट में प्रिवेंट द complete dissociation of cementite to form graphite is called cast iron. Under these circumstances, the microstructure consistent of graphite is flake form. ये हमारा होता है परलाइट मेटल। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है पिछले लेक्चर में कि ग्रे कास्ट आयरन हमारा क्या होता है, स्लो कूलिंग होता है। अगर हम लोग आयरन को स्लो कूलिंग करें और उस स्लो कूलिंग पर हमें क्या मिलेगा, ग्रे कास्ट आयरन मिलेगा। साथ में उसमें हम लोग सिलिकॉन कंटेंट को ऐड करेंगे। ये हमने आपको बताया था। ग्रे कास्ट आयरन का डियर स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, इस तरीके का जो हर जगह पे ऐसे क्रॉस क्रॉस स्ट्रक्चर हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं। और ये ग्रेफाइट हमारे किस फॉर्म में होते हैं, फ्री फ्रॉम फ्लेक, फ्री फ्रॉम फ्लेक के रूप में होते हैं। देखो इनका कोई एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए इनको हम लोग फ्री फ्रॉम फ्लेक बोल रहे हैं। ये कुछ यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। और इन ग्रेफाइट का उपयोग होता क्या, जब इसको हम लोग मशीनिंग करेंगे तो ये ग्रेफाइट हमारे क्या करेंगे, जब ये घिसावट होगी तो ये एज ए लुब्रिकेंट वर्क करते हैं, एज ए लुब्रिकेंट वर्क करते हैं। सिंपल सा आपको ग्रे कास्ट आयरन। डक्टाइल कास्ट आयरन या नोड्यूलर कास्ट आयरन हमारा क्या होता है, व्हाइट कास्ट आयरन से मिलकर बना होता है, जिसमें एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम एंड क्रोमियम टू द ग्रे कास्ट आयरन बिफोर कास्टिंग प्रोड्यूस ए डिस्टिंक्टली डिफरेंट माइक्रोस्ट्रक्चर एंड सेट ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम को ग्रे कास्ट आयरन में इंक्रीज कर देते हैं, वहाँ हमें नोड्यूलर या डक्टाइल कास्ट आयरन मिलता है। डक्टाइल कास्ट आयरन की क्या होती है, स्ट्रेंथ और टफनेस इंक्रीज होती है और ब्रिटलनेस आपकी कम होती है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, ग्रेफाइट स्टील फॉर्म बट एज नोड्यूल्स और स्फेरोलाइक या पार्टिकल्स इंस्टेड ऑफ फ्लेक। वही फ्लेक के फॉर्म में इसमें क्या होते हैं, ग्रेफाइट के पार्टिकल्स होते हैं और फ्लेक हमारा कैसा होगा, इस तरीके। चलिए आगे बात करते हैं। द रिजल्टिंग एलॉय इज कॉल्ड नोड्यूलर डक्टाइल आयरन, नोड्यूलर या डक्टाइल। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, उसमें डक्टाइल आयरन क्या होंगे, फ्लेक फॉर्म। आगे देखिए, इन फैक्ट डक्टाइल आयरन हैज मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोप्रिएटिंग दिस स्टील। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको डिस्कस किया था, बस यहाँ पे आपको ये दिखाना था कि हमारे डक्टाइल नोड्यूलर कास्ट आयरन कैसा, ग्रे कास्ट आयरन का कैसा होगा और कुछ प्रॉपर्टीज क्या होंगी। एप्लीकेशन आपको बताया भी था, यहाँ भी देख लीजिए। डक्टाइल को हम लोग वाल्व में, पंप बॉडी में, क्रैंक शाफ्ट में या फिर गियर्स एंड अदर ऑटोमोबाइल
मशीन कंपोनेंट या ऑटोमोटिव मशीन कंपोनेंट बनाने के लिए करते हैं। तो ये हमारे उसके एप्लीकेशन थे। साथ में अब देखो डक्टाइल और नोडुलर कास्ट आयरन कैसा दिखाई देगा। ये देखो आप इस तरीके से, ये आपके ग्रेफाइट हैं, ये ग्रेफाइट हैं और ये आपका, तो इस तरीके से आपका शेप जो आप दिखाई देगा वो हमारा किसका है, नोडुलर आयरन का। व्हाइट कास्ट आयरन, देखो व्हाइट कास्ट आयरन का शेप आपको इस तरीके से दिखाई, व्हाइट कास्ट आयरन देखो आपको इस तरीके से जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, व्हाइट कास्ट आयरन का है। और इट व्हाइट कास्ट आयरन हमने क्या बताया था, व्हाइट कास्ट आयरन इज एक्सट्रीमली हार्ड बट आल्सो वेरी ब्रिटल। ये मैंने आपको बताया था कि हार्ड एंड ब्रिटलनेस प्रॉपर्टीज इसमें ज़्यादा होती है, टू द पॉइंट बीइंग वर्चुअली अनमशीनेबल। तो सीधी सी बात है, इसमें हार्डनेस ज़्यादा होगी, उसको मशीनिंग हम आसानी कर पाएंगे। देन उससे अगर मशीनिंग करना भी हो तो हम लोग किससे करेंगे, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग से करेंगे। वो हार्ड सरफेस और ब्रिटल मटेरियल के लिए बहुत ही आसानी से मशीनिंग कर देता है। ये भी ध्यान रखिएगा, डक्टाइल मटेरियल के लिए कन्वेंशनल ज़्यादा बेटर होती है, हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के लिए नॉन कन्वेंशनल ज़्यादा बेटर। आगे बात करते हैं। देखो व्हाइट कास्ट आयरन में कुछ और हमने बताया था कि फॉर लो सिलिकॉन कास्ट आयरन कंटेनिंग लेस देन 1% सिलिकॉन, 1% अगर सिलिकॉन उसमें हम यूज करेंगे एंड रैपिड कूलिंग रेट रखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कार्बन एग्जिस्ट एज सीमेंटाइड इंस्टेंट इन ग्रेफाइट। रैपिड कूलिंग करने पर वहाँ पे सीमेंटाइड या ग्रेफाइट के फॉर्म में हमारे कार्बन स्टोर हो जाते हैं। इट इज यूज्ड लिमिटेड टू एप्लीकेशन दैट नेसेसिटी वेरी हार्ड एंड wear resistant surface without high degree of ductility। तो डक्टिलिटी तो होगी ही नहीं, क्योंकि जब कोई मटेरियल हार्ड होगा एंड ब्रिटल होगा तो डक्टिलिटी नहीं होगी। इसका उपयोग वहाँ पे करेंगे जहाँ पे बहुत हार्ड एंड वियर रेजिस्टेंट सरफेस की रिक्वायर्ड होगी। मैंने आपको बताया था कि जैसे आप मान लो ये टूल हो गया, अब ये लगातार घिसने लगे तो इसके क्या हो रहा है, वियर हो रहे हैं। अब इसे रजिस्ट करने के लिए हमें वियर रेजिस्टेंट मटेरियल मिलाने पड़ेंगे। इसके थोड़ी ही देर बाद हम लोग क्या करेंगे, तुरंत पहले ये पढ़ लेंगे कि जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉइंग एलिमेंट हम लोग स्टील में मिलाएंगे तो उस स्टील पर क्या क्या प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो सब भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी जानना है। अब ये देखो व्हाइट कास्ट आयरन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल एज रोलर्स इन रोलिंग मिल। जो रोलर्स हमारे लगे होंगे रोलिंग मिल में वो हमारे कहलाएंगे। जनरली व्हाइट आयरन इज यूज्ड एज इन इंटरमीडिएटरली इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कास्ट आयरन कॉमा। व्हाइट कास्ट आयरन से हम लोग मैलेबल आयरन भी अचीव करते हैं और अदर जैसे हमारे कौन कौन से हैं, नोडुलर कास्ट आयरन को भी हम लोग इससे बना लेते हैं। साथ में हम लोग मशीनिस्ट कास्ट आयरन को भी हम लोग इससे बना लेते हैं। साथ में हम लोग चिल्ड कास्ट आयरन को भी इससे, तो ये हमारा हो। चलिए आगे देखिए, मैलेबल कास्ट आयरन को भी हमने बताया था और मैलेबिलिटी प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको डिस्कस किया था। मैलेबल क्या, हीटिंग व्हाइट कास्ट आयरन, वही व्हाइट कास्ट आयरन को हम लोग क्या किया, डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करते हैं, लगभग बिटवीन 800 टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड और लगभग 1470 एंड 1650 फ़ारेनहाइट फॉर ए। देखो हम क्या करेंगे, अपने व्हाइट कास्ट आयरन को लगभग 800 टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीटअप करना शुरू करेंगे। वह हमारा धीरे धीरे उस पर जो कार्बन कंटेंट है वह क्या करेंगे, इधर उधर मूव करने लगेंगे और अलग अलग जगह जाकर शिफ्ट होने लगेंगे। साथ में उसके अंदर जब हम कूलिंग रेट को बहुत स्लोली करेंगे तो जो कार्बन पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर चुके हैं वो धीरे धीरे आकर एक दूसरे के पास प्रॉपर वे में बैठ जाएंगे, जिससे मटेरियल की हर जगह पर स्ट्रेंथ प्रॉपर मिलेगी। तो इस तरीके के मटेरियल को बोलेंगे मैलेबल कास्ट आयरन। जहां पर स्लो कूलिंग करते हैं वहां पर डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज ऑलवेज इंक्रीज कर जाती है। ये चीज आपको ध्यान देना। अगर स्लो कूलिंग मिला तो मतलब हम कह देंगे कि मटेरियल की डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो।
आगे बात करते हैं। देखो मैलेबल कास्ट आयरन आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा शेप में। यहाँ पे आपके ग्रेफाइट दिखाई दे रहे हैं, ये आपके आयरन दिखाई दे, ग्रेफाइट मतलब कार्बन कंटेंट। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैलेबल। तो हमारा क्या है, जो भी आईसी इंजन के कनेक्टिंग रॉड हम लोग बनाते हैं, क्रैंक शाफ्ट को जो कनेक्ट करता है, पिस्टन सिलेंडर और क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट करता है, तो वो कनेक्टिंग रॉड होता है। ट्रांसमिशन ऑफ गियर हम लोग बनाते हैं। डिफरेंशियल केस ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, फ्लेंज हम लोग बनाते हैं, पाइप फिटिंग बनाते हैं, वाल्व पार्ट बनाते हैं, रेल रोड बनाते हैं, सबमरीन बनाते हैं एंड अदर हैवी ड्यूटी सर्विसेज में भी इसका यूज करते हैं। ये हमारे हो गए मैलेबल कास्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो साइज ऑफ ग्रेन साइज, अगर हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट, अब देखो जब आपसे बात की जाएगी कि जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, कोई भी मॉलिक, ऐसे देखो ये ऑब्जेक्ट बना है तो ये डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स से बना है। कुछ ग्रेन्स इसमें बड़े होंगे, कुछ ग्रेन्स इसमें छोटे होंगे और कुछ ग्रेन्स इसमें मीडियम होंगे। इनकी जब हम लोग एवरेज बिहेवियर स्टडी करते हैं, इन ग्रेन्स की एवरेज बिहेवियर स्टडी करते हैं, तो हम इन्हें 3 कैटेगरी में रखते हैं। फर्स्ट फाइन ग्रेन, सेकंड मीडियम ग्रेन और थर्ड कोर्स ग्रेन। फाइन ग्रेन का मतलब बहुत ही छोटे ग्रेन्स होंगे और उन ग्रेन्स का साइज आपका 0.063 टू 0.2 mm के बीच में। मीडियम ग्रेन देखो, जैसे हम अगर इसे मान लें फाइन ग्रेन और इन छोटे, इनको मान लें हम लोग मीडियम ग्रेन्स और इनको हम मान लें कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन का मतलब ग्रेन साइज आपका लार्ज हो। अब यहाँ पे देखो मीडियम ग्रेन्स का साइज क्या होगा, यही 0.2 mm से 0.63 mm और कोर्स ग्रेन 0.63 mm से 2 mm के बीच में। अब एक चीज समझना, इस ग्रेन साइज के अकॉर्डिंग इस पे डक्टिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्ट्रेंथ का क्या इफेक्ट पड़ेगा और टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगाने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर कोर्स ग्रेन है, देखो ये मटेरियल हो गया, अगर ये कोर्स ग्रेन का बना हुआ है इस तरीके से, तो अब इस पे हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, इसकी डक्टिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर फाइन ग्रेन्स होंगे तो यह इसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा इंक्रीज करेगी, तो वहाँ पे डक्टिलिटी फोर्स लगाने पर रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। अब साथ में बात करेंगे कि देखो कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन और मीडियम ग्रेन में स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो जिस पे कोर्स ग्रेन होंगे उसकी स्ट्रेंथ वीक होगी, उसे आसानी से हम खींच सकते हैं। फाइन ग्रेन होंगे तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, सबसे स्ट्रांग आपका क्या होगा, फाइन ग्रेन, उससे कम मीडियम, उससे कम कोर्स ग्रेन। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको इमेज करनी पड़ेंगी। अब देखो एक नोट पॉइंट में, जैसे चिल्ड कास्ट आयरन इज नॉर्मली फ्रीज एज ग्रे कास्ट आयरन बट फोर्स्ड टू फ्रीज एट वाइट कास्ट आयरन। यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए दिया है कि जैसे देखो जो हमारे पास चिल्ड कास्ट आयरन होता है, इस चिल्ड कास्ट आयरन को अगर हम लोग नॉर्मली फ्रीज करें, नॉर्मली कूल्ड करें, तो वहाँ पर हमें ग्रे कास्ट आयरन मिलेगा, लेकिन अगर उसे हम फोर्सली फ्रीज करें वहाँ पर हमें वाइट कास्ट आयरन। ये भी एक आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेम यही लाइन आपकी एग्जाम में आई। तो इस तरीके से आपका हो गया। अब देखो एक जर्मन सिल्वर के बारे में आपने सुना होगा, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि द कंपोनेंट ऑफ जर्मन सिल्वर इज, 4 ऑप्शन अलग अलग दे देगा। उन 4 ऑप्शन में हमें पहचानना होगा कि कितना % किसका क्वांटिटी इसमें होता है। तो जर्मन सिल्वर में हम लोग क्या करते हैं, आयरन के साथ जैसे निकिल को 5.35% ऐड करते हैं, कॉपर को 60.45% ऐड करते हैं और जिंक को 35.2% ऐड करते हैं। तो इस तरीके से देखो इनका एडिशन करने पर जो हमें कंपोनेंट मिलता है उसे हम लोग जर्मन सिल्वर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बना हुआ है और बन भी। जर्मन सिल्वर हमारा क्या है कि जिसमें हम लोग निकिल, कॉपर और जिंक को मिलते। अब देखो आगे तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इनको पढ़ने से पहले हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अगर अपने स्टील में एलॉइंग एलिमेंट मिलाएं तो उस स्टील पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एलॉइंग एलिमेंट ऑन स्टील ये हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
एलॉइंग एलिमेंट्स ऑन कॉपर, एलॉइंग एलिमेंट्स ऑन एल्यूमिनियम, किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कॉपर में हम लोग क्या क्या मिलाएंगे, लेड मिलाएंगे, टिन मिलाएंगे, जिंक मिलाएंगे, इन सब चीज़ों को मिलाने पर उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, और आगे इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटेरियल। अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग केवल ये पहले डिस्कस करते हैं कि स्टील में अपना एलॉइंग एलिमेंट मिलाने पर क्या 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 इफेक्ट पड़ने वाला है। तो हम लोग स्टील के लिए डिस्कस करने वाले। चलिए स्टील के लिए देखिए तो डिस्कस करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कॉमन एलॉइंग एलिमेंट्स इन स्टील। किसी स्टील में जो हम एलॉइंग एलिमेंट मिलाते हैं उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, एलॉइंग एलिमेंट मिलाने पर उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे ही इफेक्ट पड़ता है। अब उस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे किस एलॉइंग एलिमेंट को मिलाने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम पढ़ेंगे। पहले इसकी सिंपल सी स्टैंडिंग मीनिंग समझ लेते हैं। बाय डेफिनेशन स्टील इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन, एंड जो आयरन हमारा है, ये है, ये हमारा क्या होता है, एक ऑटोनॉमस की तरह बिहेव करता है ना। अब देखो स्टील इज एलॉयड, एलॉयड क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें आयरन और कार्बन को विथ वेरियस एलिमेंट टू improve the physical properties and to produce special properties such as resistance to corrosion or heat, specific effect of the addition of such as element are outlined below। मतलब सबसे पहले देखो कि कोई स्टील हमारा है, स्टील हमारा एलॉय तब कहलाएगा एलॉय स्टील जब हम उसमें कुछ एलॉइंग एलिमेंट हम उसमें ऐड कर देंगे, लाइक निकिल, कॉपर, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, इन सबको ऐड कर देंगे। अब इन सबको ऐड करने पर एलॉय स्टील बनेगा, और उस एलॉय स्टील के बनने पर उस एलॉय स्टील में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाएंगी और कुछ नई प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज हो जाएंगी, जैसे कौन सी, कोरोजन रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट, ये सारी प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज हो जाएंगी। ये सारे हमारे होते हैं एलॉइंग एलिमेंट मिलाने पर। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट एलॉइंग एलिमेंट मान लो कार्बन। अब कार्बन के बारे में आपको मालूम है कि बिना कार्बन के स्टील अधूरा है, स्टील बनेगा ही नहीं, चाहे वो 0.02% ही कार्बन हो, कार्बन रहेगा। अब कार्बन को मिलाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जितनी भी कार्बन की परसेंटेज बढ़ाते हैं वो स्टील हार्ड होता जाएगा और डक्टिलिटी उसकी घटती जाती है। स्टील आपका क्या होता है, हार्डनेस होगा और डक्टिलिटी आपकी क्या होगी, घटेगी, डक्टिलिटी आपकी घटेगी। इस तरीके के कार्बन कंटेंट को जब हम लोग स्टील में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील, स्टील में मैंने बताया कि बिना कार्बन के स्टील अधूरा है ना, लेकिन कार्बन स्टील के लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। स्टील के लिए वह क्या है, इंपॉर्टेंट, मतलब इफेक्ट भी करेगा और अनेक। साथ में इट रेज द टेंसाइल स्ट्रेंथ फ्रॉम हार्डनेस एंड रेजिस्टेंस टू वियर एंड एब्रेशन। देखो स्टील में कार्बन मिलाने पर हमें क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी हमें इंक्रीज करेगा, हार्डनेस को भी इंक्रीज करेगा और रेजिस्टेंस ऑफ वियर रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज करेगा। मैंने इसको बता दिया है अभी थोड़ी देर पहले कि वियर रेजिस्टेंस क्या होता है। हार्डनेस क्या है, स्क्रैच को रजिस्ट करता है, सरफेस की स्क्रैच को रजिस्ट करने की प्रॉपर्टीज को हार्डनेस कहते हैं। इसीलिए इन सबको शुरू करने से पहले हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को, अब देखो साथ में एब्रेशन को भी, एब्रेशन भी आपको मैंने कहा जो अपघर्ती फोर्स लगता है उसकी वजह से जिस मटेरियल में जो वियर आता है उसको एब्रेशन दिया। इट लोअर डक्टिलिटी, टफनेस एंड मशीनेबिलिटी। जब इसे हम लोग इंक्रीज करेंगे, डक्टिलिटी, टफनेस मतलब कड़ापन, एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर कॉल्ड टफनेस
एंड मशीनेबिलिटी भी आपका डिक्रीज करता है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज हमारी कार्बन मिलाने पर स्टील में। साथ में यहाँ देखो इफेक्ट ऑफ कॉमन एलॉइंग एलिमेंट में क्रोमियम जब हम लोग मिलाएंगे उस स्टील में तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी जैसे आप लोग पढ़े थे 18(4) वाली स्टील में टंगस्टन, क्रोमियम एंड वेनेडियम। तो क्रोमियम मिलाने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर वेनेडियम मिलाने पर और टंगस्टन में। तो क्रोमियम हमारा क्या करता है, इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड हार्डनेबिलिटी, टफनेस, रेजिस्टेंट टू वियर एंड एब्रेस, रेजिस्टेंट ऑफ कोरोजन एंड स्केलिंग एट इवेल्युएटेड। मतलब देखो हम लास्ट पॉइंट से समझना शुरू। मान लो ये वर्कपीस, अगर हमने मान लिया ये वर्कपीस है, अब इसकी कुछ हमारी क्या होगी, डायमेंशन होगी। अगर हम हाई टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर इस पर रेज करें, अब इस टेम्परेचर के रेज करने पर अगर इसका डायमेंशन हमारा क्या हो, कांस्टेंट रहे, तो वह डायमेंशन कांस्टेंट रहे। और वह डायमेंशन किस वजह से कांस्टेंट होगा, जब उसमें हम लोग क्रोमियम को ऐड करेंगे। अदरवाइज अगर क्रोमियम ऐड नहीं होगा तो हाई टेम्परेचर पर इसके डायमेंशन क्या होंगे, बढ़ेंगे, और लो टेम्परेचर पर डायमेंशन डिक्रीज। तो डायमेंशन को हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन मतलब स्केलिंग को हम लोग मेंटेन करने के लिए क्रोमियम को यूज करते हैं। साथ में इस पे टेंसाइल लोड लगाएंगे, तो टेंसाइल लोड लगाने पर उसे रजिस्ट करने के लिए भी क्रोमियम को ऐड किया जाता है। इसका मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। इसके ऊपर जो हम स्क्रैच वगैरह लाने के लिए कोशिश करते हैं इस सरफेस पे, उसे रजिस्ट करने के लिए भी क्रोमियम यूज किया जाता है। टफनेस बढ़ाने के लिए, टफनेस मतलब एनर्जी को, जैसे हमने आपको बताया था ग्लास और स्टील में दोनों में अगर आप कंकड़ मारो तो ग्लास जल्दी टूट जाएगा। मतलब ग्लास के अंदर उस कंकड़ की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको उतना एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन स्टील में मारो तो वह उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका मतलब स्टील के अंदर टफनेस ज़्यादा है रेदर देन, तो वही हमारी टफनेस होती है। टफनेस बढ़ाने के लिए क्रोमियम यूज करते हैं। रेजिस्टेंट ऑफ वियर एंड एब्रेशन, वियर मतलब आपको मैंने बताया था घिसाव, जो टूल का आपको एग्जाम्पल लिया था, ये टूल घिसेगा, एब्रेशन वियर के कारण घिसेगा। वियर और एब्रेशन के लिए हम लोगों ने क्रोमियम का यूज किया। साथ में रेजिस्टेंट ऑफ कोरोजन, जंग वगैरह लगने के लिए भी हम लोग क्रोमियम का यूज, जंग मतलब रस्ट से मटेरियल को बचाने के लिए क्रोमियम का यूज करते। साथ में अब देखो ये तो बताया है हमने कि स्केलिंग इवेल्युएटेड टेम्परेचर मतलब इसके डायमेंशन को कांस्टेंट रखने के लिए क्रोमियम का यूज करते हैं। कोबाल्ट, कोबाल्ट एक बाइंडर की तरह यूज होता है, यूज एज ए बाइंडर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हर जगह मिल जाएगा ये लाइन। कोबाल्ट यूज एज ए बाइंडर, कास्टिंग में भी आपको मिल जाएगा। अब इस कोबाल्ट को यूज करने से उस मटेरियल की स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस इंक्रीज करती है, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस इंक्रीज करती है, परमिट हायर कुंचिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीज द रेड हार्डनेस। रेड हार्डनेस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, रेड हार्डनेस आपकी क्या होगी, फिर से एक बार बता दे। रेड हार्डनेस देखो, जब हम किसी टूल से मशीनिंग करते रहते हैं तो उस टूल का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज करता है। एट हाई टेम्परेचर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टूल आर डिक्रीजेज। देखो एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर डिक्रीज। अब जब डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ हमारी कम हो गई। अब उस स्ट्रेंथ को रीगेन करने के लिए हाई टेम्परेचर पर उस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को रीगेन करने के लिए और उसे उसी स्ट्रेंथ पे बनाए रखने के लिए जिस मटेरियल का यूज करते हैं वह हमारा होता है कोबाल्ट, और उसी स्ट्रेंथ को हम लोग बोलते हैं रेड हार्डनेस, है ना। एट हाई टेम्परेचर
टू टू रीगेन मतलब दोबारा इसे अचीव करने के लिए, इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज is called red hardness property, is called red hardness properties and this type of, देखो इसे हम लोग रेड हार्डनेस प्रॉपर्टीज कहेंगे और इस हार्डनेस को रेड हार्डनेस कहते हैं, है ना, इस हार्डनेस को एंड इज कॉल्ड रेड हार्डनेस। तो ये हमारा हो गया रेड हार्डनेस। हॉट हार्डनेस भी उसी तरह से है। अब रेड हार्डनेस का मतलब ये मेटल आपका इतना हीट हो जाए कि यह अपने कलर को चेंज करने लगे और लगभग रेड कलर में आने लगे और अपने मेल्टिंग टेम्परेचर से बिलो रहें। हॉट हार्डनेस भी सिमिलर वही प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन वहां पर रेड हार्डनेस से कम टेम्परेचर होता है। उस कम टेम्परेचर पर भी मटेरियल अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को रिगेन करता रहे, इसी प्रॉपर्टीज को हॉट हार्डनेस, ये हमारी होती है रेड हार्डनेस एंड हॉट हार्डनेस। को इंप्रूव करने के लिए कोबाल्ट का यूज करते हैं। साथ में इट ऑल्सो देखो, अभी तक तो हम लोग रेड हार्डनेस की बात कर रहे थे, स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे। देखो स्ट्रेंथ और हार्डनेस हमारा ये भी इंक्रीज कर रहा था, तो आप ध्यान देना कि अगर हम स्ट्रेंथ और हार्डनेस की बात करेंगे तो क्रोमियम भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये मत ध्यान कंफ्यूज होना कि क्रोमियम और कोबाल्ट क्या अलग अलग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देना है, समझने वाली बात है। साथ में अब बात करते हैं कि इसको मिलाने पर जैसे हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज इसे हाई स्पीड स्टील के मटेरियल में किया जाता है और वहाँ से हम लोग इसे टूल बनाते हैं, जिससे यह हमारा टूल स्टील। कोलंबिया में एक मटेरियल होता है जिसे हम लोग सीबी से डिनोट करते हैं। इसे मिलाने पर हमारा क्या होगा, यूज्ड एज स्टेबलाइजर एलिमेंट इन स्टेनलेस स्टील, ईच हैज ए हाई एफिनिटी फॉर कार्बन एंड फॉर्म्स कार्बाइड which are uniformly disappeared throughout the steel। पूरा पढ़ लेते हैं। Thus localized precipitation of carbide at grain boundary is present। इसका मतलब देखो समझो कि जहां पर हम लोग कोलम्बियम का यूज करते हैं तो सबसे पहले एक शब्द आता है स्टेबलाइजिंग ऑफ एलिमेंट। जब किसी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट इसमें ऐड होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर, लोड बढ़ने पर, स्ट्रेस बढ़ने पर, उन सारे एलिमेंट में क्या होता है, कुछ हलचल होती है और वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उन सारे एलिमेंट्स को इक्वली स्टेबलाइज करने के लिए कोलम्बियम का यूज किया। बस इतनी सी चीज आपको याद रखना है, इक्वली स्टेबलाइज। जैसे स्टेबलाइजर आपका क्या होता था पहले पुराने समय में, ओल्ड डेज, नाउ ओल्ड डेज हम लोग जो टीवी यूज करते थे ब्लैक एंड वाइट, अब उस टीवी में पावर इतना ज़्यादा होता था कि हमारी 220 वोल्ट की जो सप्लाई होती थी वो हमारी कम पड़ जाती थी। तो हम उस पावर को लगातार कांस्टेंट बनाए रखने के लिए इस पावर को ले जाते थे, किसमें ले जाते थे कि स्टेबलाइजर लगाते थे। देन वो स्टेबलाइजर लगातार हमें हमारी टीवी को पावर सप्लाई करता रहता था। जहां पे पावर कम हुई वहां स्टेबलाइजर लगातार इसे कांस्टेंट देता रहे, अगर यहां से कम हुई तो ये स्टोर करके दे। तो ये हमारा स्टेबलाइजर का। अब बात करते हैं कॉपर। किसी भी मटेरियल में, किसी मटेरियल मतलब अपने स्टील में हम जब कॉपर को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी। देखो, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट इज डिटर्मिनेंटल हॉट वर्किंग स्टील। अभी मैंने आपको बताया जैसे कोल्ड वर्क और हॉट वर्क क्या होता है। तो मेल्टिंग टेम्परेचर आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था, मेल्टिंग टेम्परेचर इज 0.4 TM टू 0.6 TM। अब यहाँ पर अगर हम लोग वर्किंग करते हैं ये हमारा कहलाता है हॉट वर्क, और इससे बिलो अगर हम लोग वर्किंग करते हैं ये कहलाता है कोल्ड। ये चीजें आपको ध्यान में रखें।
अब देखो यहाँ पे कॉपर निगेटिवली अफेक्ट फोर्ज वेल्डिंग कॉमा बट डज नॉट सीरियसली अफेक्ट आर्क और ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कॉमा कॉपर कैन बी डिटर्मिनेंटल टू सरफेस क्वालिटी कॉमा कॉपर इज बेनिफिशियल टू atmospheric corrosion resistant when present in amount exceeding 0.2%. weathering steel are sold having greater than 0.2%. इसका मतलब क्या? इतनी बड़ी लाइन का मतलब केवल ये है कि हम लोग हटाते हैं। इतनी बड़ी लाइन का मतलब ये है कि हम कॉपर को स्मॉल अमाउंट में जब यूज करते हैं तो वह सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारे लिए, जैसे ये मटेरियल है, अगर ये वेदर के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी सरफेस पहले आएगी, ये सरफेस हमारी क्या होगी, इरोड और कोरोड होने लगेगी। जो कोरोड होने लगेगी, जंग लगना शुरू होगा, उसे रजिस्ट करने के लिए कॉपर का यूज कर। साथ में और भी लंबी लाइन लिखी हुई है इसमें कि यह हमारा क्या करता है, जो हम फोर्ज वेल्डिंग करते हैं, अभी जब हम लोग वेल्डिंग पढ़ेंगे वहां आपको हम लोग फोर्ज वेल्डिंग बताएंगे क्या होती है। तो फोर्ज वेल्डिंग में यह हमारा क्या करता है, निगेटिव इफेक्ट देता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, फोर्ज वेल्डिंग में निगेटिव इफेक्ट देता है। और कैसा निगेटिव इफेक्ट देता है, मतलब अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हीट सप्लाई करते हैं। हीट सप्लाई करने पे मटेरियल की डक्टिलिटी अगर बढ़नी है तो यहाँ पर डक्टिलिटी को घटा दे, मटेरियल की स्ट्रेंथ अगर घटनी है तो स्ट्रेंथ को बढ़ा दे, ब्रिटलनेस आपकी डिक्रीज होनी है तो ब्रिटलनेस को इंक्रीज कर दें। इसी को हम लोग एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। और फोर्ज वेल्डिंग में कॉपर हमारा यही शो करता है। साथ में हमारा क्या होता है, जो देखो बट डज नॉट सीरियसली अफेक्टेड आर्क और ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। लेकिन जब हम लोग आर्क वेल्डिंग या एसिटिलीन वेल्डिंग को देखेंगे, आर्क वेल्डिंग और एसिटिलीन वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम गैसों का यूज करते हैं। कौन कौन सी गैसेस हैं, आर्गन, हीलियम, इन सब इनर्ट गैसेस का यूज हम लोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्लैग इंक्लूजन से बचने के लिए। तो इन सब में हमारा क्या करता है, कॉपर कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, कोई भी रोल नहीं करता। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, बट डज नॉट सीरियसली अफेक्टेड आर्क और ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो ये हमारा होता है। बट कॉपर कैन बी डिटर्मिनेंटल सरफेस क्वालिटी, तो यह सरफेस क्वालिटी हमारा बनाए रखता है। साथ में कॉपर इज बेनिफिशियल टू एटमॉस्फेरिक कोरोजन रेजिस्टेंट। जब हमारा ये सरफेस वायुमंडल के कांटेक्ट में रहेगा तो यहाँ से जैसे आप कॉपर के ऑक्साइड बनाएगा, आयरन के ऑक्साइड बनाएगा, उस आयरन को ऑक्साइड को रोकने के लिए हमारा कॉपर क्या करता है, वर्क करता है और रजिस्ट। तो ये हमारी कॉपर की प्रॉपर्टी। साथ में मैग्नीज, अगर मैग्नीज हम लोग मिला दें उस स्टील में, मैग्नीज मिलाने पर कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी उसको देखो। मैग्नीज एक डीऑक्सीडाइजर की तरह यूज करते। अब डीऑक्सीडाइजर क्या है वो भी समझा रहे हैं। देखो, मैग्नीज इज ए डीऑक्सीडाइजर एंड देखो, डीऑक्सीडाइजर और डीगैसिफायर का मतलब क्या होगा, दोनों का मतलब अभी हम समझा रहे हैं। एंड डीगैसिफायर एंड रिएक्ट विथ सल्फर। सल्फर बढ़ाने पर किसी भी मटेरियल की हार्डनेस इंक्रीज होती है, हार्डनेस इंक्रीज होती है। और यह सल्फर के साथ जब रिएक्ट करता है क्या रिजल्ट देगा, आगे देखो। टू इम्प्रूव फोर्ज एबिलिटी, अगर देखो कोई मटेरियल हार्ड है, अब उसमें मैग्नीज को हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे हम लोग क्रैंक शाफ्ट बनाते हैं, क्रैंक शाफ्ट बनाते हैं तो किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोर्जिंग प्रोसेस से बनाते हैं। अब इस फोर्जिंग प्रोसेस से हम लोग क्रैंक शाफ्ट बनाते हैं, तो अगर उसकी फोर्ज एबिलिटी प्रॉपर्टीज कम होगी, वह क्रैंक शाफ्ट हमारी कहीं से क्रैक हो जाएगी, दब जाएगी, अनइवन शेप बनेगा। तो हम चाहते हैं कि उस क्रैंक शाफ्ट की स्ट्रेंथ या फोर्जेबिलिटी स्ट्रेंथ जिसे हम बोलते हैं
वह ज़्यादा से ज़्यादा हो, और उसी फोर्जेबिलिटी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम उस हार्ड मटेरियल में मैग्नीज को ऐड कर दें। साथ में अब देखो हार्डनेबिलिटी एंड रेजिस्टेंट टू वियर को भी यह हमारा इंक्रीज करता है, और इट इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ कॉमा हार्डनेस। जैसा कि अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जब हम लोग देखो हम लोग जब क्या करते हैं क्रोमियम मिलाते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, हार्डनेस बढ़ाता है, टफनेस बढ़ाता है, वियर रेजिस्टेंट बढ़ाता है। तो साथ में देखो क्रोमियम के साथ कोबाल्ट भी हम लोग मिला रहे थे तो भी हार्डनेस बढ़ा रहा था। सेम उसी तरीके से मैग्नीज भी मिलाने पर हमारा क्या होता है, इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ कॉमा हार्डनेस कॉमा हार्डनेबिलिटी एंड रेजिस्टेंट टू वियर। ये कुछ मटेरियल आपके लगभग मैक्सिमम सेम प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर, ये चीजें आपको। अब इसमें देखो इट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डिक्रीज टेंडेंसी टुवर्ड्स स्केलिंग एंड डिस्टॉर्शन। मतलब अगर उसकी स्केलिंग की टेंडेंसी को डिक्रीज करता है, जैसे मान लो ये वर्कपीस है, टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर इसका साइज बढ़े तो अब उस बढ़ने वाले साइज को रोकने के लिए हम लोग क्या करते थे, कॉपर को ऐड कर देते थे, वह उसकी स्केलिंग टेंडेंसी को डिक्रीज किए रहता, सॉरी मतलब बढ़ाए रहता था, स्केलिंग उसकी बनी रहे। लेकिन उस स्केलिंग की टेंडेंसी को अगर घटाने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीज यूज कर देते हैं। हालांकि हमारा एम घटाना नहीं है, हमारा एम है कि उसकी टेंडेंसी बनी रहे। लेकिन अगर हम मैग्नीज यूज करें मतलब हमें उसकी फोर्जेबिलिटी बढ़ानी है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ानी है, तो एक हमारा डिसएडवांटेज है कि वह उसकी क्या करेगा, स्केलिंग को रिड्यूस कर। साथ में इट इंक्रीज द रेट ऑफ देखो अब ये जो कार्बोरेंटेशन इन कार्बोराइजेशन, तो कार्बोराइजेशन मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग जब गैस पढ़ते थे, फ्लेम हम लोग पढ़ते थे, जब हम लोग गैस वेल्डिंग में फ्लेम पढ़ते थे तो इसे हम लोग तीन तरीके से पढ़ते थे। ये होता था C2H2 एंड ऑक्सीजन, C2H2 एंड ऑक्सीजन, C2H2 एंड ऑक्सीजन। जब हम यहाँ पे C2H2 1% ले लें और ऑक्सीजन को 0.8% ले लें तो उस समय इसे हम लोग बोलते थे कार्बोराइजिंग फ्लेम, और जब हम लोग C2H2 और ऑक्सीजन को 1% के बराबर अनुपात में ले लें तो इसे हम लोग बोलते थे न्यूट्रल फ्लेम। और जब हम लोग एसिटिलीन को देखो 1% ले लें और 2 to 3% हम लोग क्या ले लें, ऑक्सीजन को ले लें, तो ये हमारा कहलाता था ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। यहां से हमने ये देखा कि जब हम लोग एसिटिलीन गैस में ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कम कर देंगे, ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, बर्निंग में हेल्प करता है, वो हमारा क्या होता है, कार्बोराइजिंग बनाने लगता है ना। तो इस तरीके से यहां पर भी देखो इट इंक्रीज द रेट ऑफ कार्बोराइजिंग, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म। आगे देखो मोलिब्डेनम मिलाने पर क्या होता है, मोलिब्डेनम मिलाने पर हमारा क्या होता है, इंक्रीज स्ट्रेंथ, हार्डनेस, हार्डनेबिलिटी एंड टफनेस। जैसा हम लोग अभी मैग्नीज मिलाने पर कर रहे थे, प्रीवियस में हम लोग क्या कर रहे थे, कोबाल्ट मिलाने पर। तो इस तरीके से मोलिब्डेनम मिलाने पर हार्डनेस कॉमा स्ट्रेंथ एंड हार्डनेबिलिटी कॉमा टफनेस आर इंक्रीज एज वेल एज क्रीप रेजिस्टेंट एंड स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि देखो एट एलिवेटेड टेम्परेचर, एट elevated temperature to maintain the at elevated temperature to maintain the strength of workpiece by adding ऑप्शन ए दे देगा
कोबाल्ट, ऑप्शन बी दे देगा मैग्नीज, Mn ऑप्शन सी दे देगा MO मतलब मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी दे देगा क्रोमियम, और ऑप्शन ई भी अगर दे देगा कह देगा ऑल ऑफ एबव। तो यहां पर हमें मोलिब्डेनम मिलाने पर हमारा क्या होता है, एट एलिवेटेड मतलब हाई टेम्परेचर पर भी उस मटेरियल की स्ट्रेंथ हमारी मेंटेन रहती। जैसे भी हम लोग पढ़े थे रेड हार्डनेस कोबाल्ट मिलाने पर हमारी मेंटेन रहती थी, वैसे ही हाई टेम्परेचर पर उसकी स्ट्रेंथ हमारी क्या है, टू एबिलिटी दी वर्क इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ हमारी मेंटेन रहती। तो ये हमारा होता है। आगे देखो, इट इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड इट्स इंटेंसिफाई द इफेक्ट ऑफ अदर एलॉइंग। मतलब क्या है कि मोलिब्डेनम मिलाने पर हमारी जो मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टीज है वह इंक्रीज कर जाती हैं। अगर किसी मटेरियल में हार्डनेस की प्रॉपर्टीज है, वह हार्ड है, ब्रिटल है, तो उसे हमें बेटर मशीनेबल बनाने के लिए हम लोग उसमें मोलिब्डेनम मटेरियल को ऐड कर देते हैं, जिससे वह हमारा बेटर मशीनेबल। साथ में अब देखो टू कोरोजन, देखो ये हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है कोरोजन रेजिस्टेंस को भी, जंग लगने से भी इसे रोकता है। जैसे हम लोग टंगस्टन मिलाते थे, तो इस तरीके से मोलिब्डेनम भी हमारा कोरोजन रेजिस्टेंट। साथ में देखो इन हॉट वर्क मतलब क्या है, जैसे हमने आपको बताया कोल्ड वर्क और हॉट वर्क, मेल्टिंग टेम्परेचर से 0.6 टेम्परेचर पर, है ना। हॉट वर्क स्टील एंड हाई स्पीड स्टील, इट इंक्रीज रेड हार्डनेस प्रॉपर्टीज। देखो रेड हार्डनेस प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया है कि हाई टेम्परेचर पर अगर हम वर्कपीस में वर्क करें, वह वर्कपीस क्या करता है, अपने स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब उस डिक्रीज हुए स्ट्रेंथ को दोबारा रिगेन करने के लिए उसमें कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मतलब उसे रिगेन करने के लिए मोलिब्डेनम भी हम लोग मिला सकते हैं, साथ में टंगस्टन भी मिला सकते हैं, कोबाल्ट भी मिला सकते हैं। तो ये सारे हमारे। निकिल हमारा क्या होता है, निकिल एक ऐसा मटेरियल होता है, वो हमारा क्या करता है, किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, उसकी हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए, देखो विदाउट स्कैरिफिकेशन डक्टिलिटी एंड टफनेस, डक्टिलिटी और टफनेस पर बिना इफेक्ट डाले उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए निकिल का यूज किया जाता है। एंड इट आल्सो इंक्रीज रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड स्केलिंग एट एलिवेटेड टेम्परेचर। जब एलिवेटेड टेम्परेचर पर उसका स्केलिंग क्या है, साइज कम और ज्यादा हो सकता है, उसे भी मेंटेन रखने के लिए निकिल का यूज करते हैं। साथ में हाई टेम्परेचर पर इसे हम लोग कोरोजन रेजिस्टेंट भी बनाने के लिए निकिल का यूज। तो ये हमारा होता है निकिल मटेरियल। एंड व्हेन, देखो व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन सुटेबल क्वांटिटी इन हाई क्रोमियम स्टेनलेस स्टील। तो ये था आपका एक सिंपल, इसके लिए हम लोग क्या करते थे, निकिल का। एक मटेरियल है फास्फोरस, जैसे पोटास फास्फोरस आप समझते हैं, वही फास्फोरस है। अब इस फास्फोरस को अगर हम लोग अपने स्टील में मिलाएं, इस फास्फोरस को, इसका सिंबल आपका क्या होता है, पी होता है। सिंबल थोड़ा सा आपको याद रखना है, निकिल का Ni होता है, मोलिब्डेनम का MO होता है, मैग्नीज का Mn होता है, साथ में कॉपर का Cu होता है, कोबाल्ट का CO होता है, क्रोमियम का देखो कोलंबियम का Cb होता है, कोबाल्ट का आपका CO होता है, क्रोमियम का Cr होता है, कार्बन का C होता है। ये सिंबल आपको जरूर याद रखें, क्योंकि कभी कभी सिंबल से ही सीधे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, जैसे ये क्वेश्चन हमने एक बनाया। ये अब ये क्या है, एट एलिवेटेड टेम्परेचर टू मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ वर्कपीस बाय एडिंग। अब आपको पता ही नहीं कि CO कार्बन डाइऑक्साइड है कि कोबाल्ट है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। CO, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और क्रोम, ये सब सिंबल आपको याद करके चलने। अब बात करते हैं लोग
हम लोग बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस जब ऐड करते हैं वह क्या करता है, इट इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। किसी भी मटेरियल की मशीनेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए फास्फोरस का भी यूज करते हैं। यह भी मटेरियल की स्ट्रेंथ और हार्डनेस को इंप्रूव करते हैं। हाउएवर फिर भी इट एड्स मार्क्ड ब्रिटलनेस और कोल्ड शॉर्टनेस टू स्टील। इट ऐड, जब हम इसे ऐड करते हैं तो उस मटेरियल के लिए हम लोग ब्रिटलनेस और कोल्ड शॉर्टनेस को भी ध्यान में रखते हैं। कोल्ड शॉर्टनेस का मतलब क्या है, ठंडे होने पर उस वर्कपीस में जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो, डिफिशियंसी में जाएं, वो हमारी कोल्ड शॉर्ट। आगे देखिए, सिलिकॉन अगर हम लोग मिलाएं, अगर अपने स्टील में हम लोग सिलिकॉन मिलाएं तो उस सिलिकॉन का क्या मतलब है, इट इज यूज्ड एज ए डीऑक्सीडाइजर एंड देखो डीगैसिफायर, इट इंक्रीज टेंसाइल एंड यील्ड स्ट्रेंथ। पहले डीऑक्सीडाइजर समझिए क्या होता है। देखो, जब हमारा आयरन है, आयरन अगर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो मान लो O2 है। अब ये क्या है, आयरन है, ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये हमारा क्या बनाएगा, Fe2 आयरन के ऑक्साइड बनाएगा। अब इस आयरन के ऑक्साइड से हमारा क्या होगा, ऑक्साइड की लेयर बनेगी तो आयरन की स्ट्रेंथ वीक होगी, साथ में वहां पे क्या होने लगेंगे, कार्बन कंटेंट भी बनने लगेंगे, मतलब वह आपका क्या होने लगेगा, रस्ट को भी जनरेट करना शुरू करेगा। तो इसे रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन कंटेंट को मिलाते हैं जिससे आयरन का मॉइस्चर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना हो, इसे बोलते हैं डीऑक्सीडाइज। एंड डीगैसिफायर, इट इंक्रीज टेंसाइल एंड यील्ड स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी मैंने आपको बताई थी और यील्ड स्ट्रेंथ भी बताई थी। यह मान लो वर्कपीस है, अब इसे हम लोग ऐसे आगे बढ़ाते थे, इस तरीके से यहाँ पे होता था। यहाँ पे आपकी अपर यील्ड स्ट्रेंथ होती थी, यहाँ पे आपको लोअर यील्ड। तो इस अपर और लोअर यील्ड में हम लोग लोअर यील्ड को लेकर डिजाइन करते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेस की वैल्यू इतनी होती है लेकिन एनर्जी आपकी इतनी स्टोर होती है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग मटेरियल को डिजाइन करते हैं। इस यील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सिलिकॉन का यूज करते हैं। आगे बात कर रहे हैं कॉमा हार्डनेस एंड फोर्जेबिलिटी, कॉमा मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो यह हार्डनेस को भी बढ़ाएगा, फोर्जेबिलिटी को भी बढ़ाएगा। जैसे हम लोग फोर्जिंग प्रोसेस से जो भी अपने मटेरियल को बनाते हैं, उस मटेरियल में उसकी फोर्जिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का यूज लेते हैं। साथ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए भी हम लोग सिलिकॉन का यूज, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आप देखो सल्फर, जैसे अभी हम लोग फास्फोरस पढ़े थे, सिमिलर उसी तरीके से सल्फर भी होता है। सल्फर का यूज हम लोग मशीनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, चाहे तो आप इसे ऐसा भी यूज कर सकते हैं। देखो ऐसा में अगर आप पढ़ोगे, ये क्वेश्चन एस फॉर सल्फर, एम फॉर मशीनेबिलिटी, तो इस तरीके से आप याद करने का ट्रिक बना सकते हो, है ना। बाकी आप जैसे भी याद करना चाहो। तो ये हमारा क्या करता है, मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करता है इन फ्री कटिंग स्टील बट विदाउट सफिशियंट मैग्नीज, इट प्रोड्यूस ब्रिटलनेस एट रेड हीट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम सल्फर को मिला रहे हैं लेकिन अगर उस स्टील में पर्याप्त मात्रा में मैग्नीज नहीं है, वह उस स्टील की ब्रिटलनेस को इंक्रीज कर देता है। अगर हम किसी स्टील में सल्फर की क्वांटिटी को इंक्रीज करें, उसमें मैग्नीज की क्वांटिटी अगर कम हो तो वह उसकी ब्रिटलनेस को इंक्रीज करने लगता है। तो ये ध्यान देना कि मशीनेबिलिटी तो इंक्रीज करता ही करता है, साथ में उसका एक यह ड्रॉबैक भी। ये क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया, सल्फर इंक्रीज करने पर किसी मटेरियल में क्या इंप्रूव होता है, मशीनेबिलिटी हो गया, हार्डनेस हो गया, डक्टिलिटी हो गया। इस तरीके से आपका आंसर होगा मशीन। आगे देखो, इट डिक्रीज वेल्डेबिलिटी, इम्पैक्ट टफनेस एंड डक्टिलिटी। ये भी आप याद रखना कि सल्फर मिलाने पर उस मटेरियल की वेल्डेबिलिटी,
वेल्डेबिलिटी यानी वेल्ड करने की क्षमता आपकी डिक्रीज होगी। इम्पैक्ट टफनेस, जो हम लोग क्या करते थे इस वर्कपीस पे ये इम्पैक्ट लगाते थे, अचानक से लोड लगाते थे, इस वजह से इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती थी उस स्टोर्ड एनर्जी की कैपेसिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है जब उसमें सल्फर मिला देते हैं। अगर यह 10 किलो न्यूटन लोड को इम्पैक्ट लोड को बियर कर ले रहा था, अगर हम सल्फर मिला दें तो यह 10 किलो न्यूटन पर आपका क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। इसका मतलब इसकी आपकी इम्पैक्ट टफनेस डिक्रीज हो रही है। ये हमारा होता है जब किसी मटेरियल में सल्फर मिला। साथ में टैंटुलम एक मटेरियल है, सल्फर का सिंबल देखो एस है और सिलिकॉन का SI है और टैंटुलम का TA होता है, सिंबल TA होता है। और जब इसे हम यूज करते हैं तो यह भी एक स्टेबलाइजिंग एलिमेंट की तरह यूज होता है इन स्टेनलेस स्टील। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी है कि स्टेबलाइजिंग एलिमेंट का मतलब क्या। जैसे आप टीवी में स्टेबलाइजर यूज करते थे, फ्रिज में करते थे करंट को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, सेम यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए स्टेबलाइजिंग एलिमेंट के रूप में टैंटुलम को भी। आगे देखो, ईच हैज ए हाई एफिनिटी फॉर कार्बन एंड फॉर्म्स कार्बाइड विच आर यूनिफॉर्मली डिसअपियर्ड थ्रू आउट द स्टील। इसका मतलब क्या है कि जो टैंटुलम हमारा है वह हाई एफिनिटी ऑफ कार्बन और फ्री फ्रॉम कार्बाइड के साथ में प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और साथ में खास लोकलाइज्ड प्रेसिपिटेशन ऑफ कार्बाइड एट हाई ग्रेन बाउंड्री इज प्रिवेंटेड। ये लाइन थोड़ा सा याद कर लें, क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि एट हाई ग्रेन बाउंड्री is prevented, which material are used when carbide is localized disappeared in steel। ऐसा क्वेश्चन बनता है, देखो ऐसा क्वेश्चन बनता है एट ग्रेन बाउंड्री, देखो ऐसा क्वेश्चन बनता है एट ग्रेन बाउंड्री। ग्रेन बाउंड्री मतलब सरफेस की बात हो रही है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ग्रेन बाउंड्री पर, एट ग्रेन बाउंड्री इज प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड मतलब सुरक्षित होती है, सुरक्षित रहती हैं। जो ग्रेन बाउंड्री हमारी है वह प्रिवेंटेड रहती है लोकलाइज्ड प्रेसिपिटेशन ऑफ कार्बाइड, लोकलाइज्ड प्रेसिपिटेशन of carbide in steel is, ऑप्शन ए आपका दे दिया सल्फर, ऑप्शन बी आपका दे दिया निकिल, ऑप्शन सी आपका दे दिया टैंटुलम, ऑप्शन डी आपका दे दिया मैग्नीशियम। तो आपका आंसर क्या होगा, टैंटुलम, टैंटुलम। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बनेगा और इस तरीके से आपको, तो ये था हमारा एलिमेंट। अब बात करेंगे टाइटेनियम। जैसे टैंटुलम का टी होता है तो वैसे टाइटेनियम का TI सिंबल होता है। जब टाइटेनियम यूज करेंगे तो यह भी एक स्टेबलाइजर की तरह यूज होता है, लेकिन इट एज स्टेबलाइजिंग एलिमेंट इन स्टेनलेस स्टील, ईच हैज ए हाई एफिनिटी for carbon and forms of carbide which are uniformly एक मिनट टंगस्टन पे देखते हैं पहले। टंगस्टन देखो हमेशा क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस को और वियर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए टंगस्टन का यूज करते हैं। टंगस्टन बहुत ही महंगा मटेरियल है ना, और यह इसकी रजिस्टिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए टंगस्टन के टूल भी हम लोग बनाते हैं। और जो हम लोग आपका जितने भी हम लोग टरबाइन ब्लेड होते हैं वो प्योर टंगस्टन मटेरियल, जिस वजह से उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो टंगस्टन हमारा क्या करता है, इंक्रीज द स्ट्रेंथ, वियर रेजिस्टेंट एंड हार्डनेस
कॉमा टफनेस। तो अब हमें सबसे पहले फोकस करना है कि टंगस्टन का मेन यूज होता है वियर एंड मतलब देखो वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, साथ में कोरोजन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए। अब उसके साथ ये क्या करता है, हार्डनेस को बढ़ाता है, टफनेस को भी बढ़ाता है। और टंगस्टन स्टील हैव सुपीरियर हॉट वर्किंग एंड ग्रेटर कटिंग एफिशिएंसी एट एलिवेटेड टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर पर कोई मटेरियल या टूल हमारा फेल हो रहा है तो उस पर हम लोग टंगस्टन को मिला देंगे, तो जिससे उसका क्या होगा, उस हायर टेम्परेचर पर उसकी स्ट्रेंथ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रिकवरी रहेंगी। तो इस तरीके से उसे हम प्रॉपर तरीके से वर्क करते रहेंगे। साथ में वेनेडियम अगर हम लोग मिलाते हैं तो वेनेडियम आपका क्या करता है, वह भी आपका मटेरियल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, हार्डनेस को इंक्रीज करता है, वियर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है एंड रेजिस्टेंस टू शॉक, वेरी इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस टू शॉक। किसी मटेरियल में शॉक इंपैक्ट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए, शॉक इंपैक्ट रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए हम किस मटेरियल का यूज करते हैं, तो वो हमारा होता है वेनेडियम। अब देखो, इट रिटार्ड ग्रेन ग्रोथ कॉमा परमिटिंग हायर क्विंचिंग टेम्परेचर। इट रिटार्ड ग्रेन ग्रोथ। ग्रेन ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जब मटेरियल को हम लोग कहां पर, देखो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं, वह मटेरियल हमारा क्या होता है, न्यू ग्रेन्स में कन्वर्ट हो चुका होता है। फिर वो न्यू ग्रेन्स जब टेम्परेचर और इंक्रीज करते हैं तो उनका साइज बढ़ने लगता है, जिसे हम लोग ग्रेन ग्रोथ बोलते हैं। तो यह हमारा क्या करता है, ग्रेन ग्रोथ को रिटार्ड करता है, मतलब रोकता है। वेनेडियम एक ऐसा मटेरियल है कि जब इसे हम लोग मिलाते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि उसका ग्रेन ग्रोथ हो, इसी मटेरियल में ग्रेन ग्रोथ होगा तो साइज, जब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो टोटल उसका साइज बढ़ेगा, जो हमारे लिए बेकार है। तो हम चाहेंगे कि ग्रेन ग्रोथ ना हो। अब ग्रेन ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए हम लोग वेनेडियम का, साथ में परमिटिंग हायर क्विंचिंग टेम्परेचर, है ना, ये तो है ही। अब इट ऑल्सो इनहेंस्ड द रेड हार्डनेस प्रॉपर्टीज ऑफ हाई स्पीड मेटल। यह भी आपका मेटल कटिंग टूल, तो मटेरियल एक है जो हम किसका यूज करते हैं, स्टील का यूज करते हैं। उस स्टील में हॉट हार्डनेस और रेड हार्डनेस को बढ़ाने के लिए वेनेडियम का भी यूज। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉइंग एलिमेंट जो हम लोग स्टील में मिलाते थे। इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं और आगे बनेंगे भी। तो माय डियर, हम क्या करेंगे, इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे और हम ये उम्मीद करेंगे कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी कोशिश करिए कि इसके एक एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए और एक जगह नोट करके इसे बार बार रिवाइज करिए, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।